नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कम्युनिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं निशा गुप्ता। आज हम बात करेंगे सिरसा के वाटर हीरो की। सिरसा के वाटर हीरो रमेश गोयल जी की, जो बताएंगे आज की उनकी वाटर हीरो बनने की क्या कहानी रही है। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सिरसा के वाटर हीरो बनने के लिए और इस अद्भुत पुरस्कार के लिए मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले रमेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, 15 साल पहले पानी को बचाया जाए ऐसा विचार आपको कब और क्यों आया, और क्या इसके पीछे कोई विशेष कहानी है? बढ़ते प्रदूषण और तापमान के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण या तो अतिवर्षा होती है या बहुत कम वर्षा होती है। जब अतिवर्षा होती है तो वो बाढ़ का रूप धारण करते हुए, विनाश करते हुए पानी आगे बढ़ जाता है। हम उसको सहेज नहीं पा रहे हैं, हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और जब कम वर्षा होती है तो नदियों में पानी कम होता है, तब भूजल दोहन होता है और भूजल दोहन इतना अधिक हो चुका है कि जो पानी 50 साल पहले लगभग 20-30 फुट पर था, वो आज 250 से 400 फुट तक नीचे चला गया। ये भयावह स्थिति है। उस भंडार को, जो हमारा अथाह भंडार है, उसको हम खाली किए जा रहे हैं, उसमें डाल कुछ नहीं रहे हैं। इसलिए पानी, यदि हम ये समझें कि हमें बराबर मिल रहा है, तो ये हम गलतफहमी में हैं और वास्तव में हम अपनी पूंजी को खा रहे हैं, आय नहीं कर रहे। तो जो व्यक्ति अपनी पूंजी खाने लगता है, एक दिन वो खाली हो जाएगा। ऐसी स्थिति पानी के विषय में हो रही है और हम कर रहे हैं। मैं पिछले 12 साल से यह संदेश दे रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। वरिष्ठ नागरिक की जो आयु आरंभ होती है 60 वर्ष, तब मैंने ये कार्य शुरू किया और आज 72 वर्ष की आयु में भी शेष जीवन का मैंने ये निश्चय किया हुआ है कि मेरा मिशन रहेगा, मेरा उद्देश्य रहेगा, लक्ष्य रहेगा कि मैं अधिक से अधिक लोगों को इसके विषय में जागृत कर सकूं, जल बचत की अधिक से अधिक बात कर सकूं। ऐसे में सरकार की ओर से, ऐसे में किसी सरकारी सहायता के बिना भी, क्योंकि मैंने इसे जीवन का मिशन बनाया हुआ है, इसलिए मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जब आप विभिन्न जगहों में जाते हैं और मिलते हैं लोगों से, और जब आप वो लोगों को समझाया कि जल बचाना चाहिए, जल ही जीवन है, इस कहावत को आपने सच करके दिखाया भी है, तो जनता की तरफ से आपको कैसा रिएक्शन देखने को मिला है? देश के किसी कोने में मैं गया हूँ, मैं वहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम करके आता हूँ। अब तक अनेक प्रांतों के सैकड़ों स्कूलों में मैंने ये संदेश दिया है और इसी लगन के साथ, इसी मिशन के साथ मैं ये कार्य करता रहूँगा जब तक मेरी सामर्थ्य बनी रहेगी, जब तक प्रभु कृपा बनी रहेगी। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप क्या कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दें और छोटी से छोटी बात को भी नज़रअंदाज न करें। पानी की एक बूंद भी कीमती है, इस बात का ध्यान रखें और संकल्प करें कि आज के बाद आप पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि पानी बचत जितनी आप कर लेंगे, ये मानना कि आपने उतना पानी बना लिया। इसलिए आप ध्यान रखें, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कुछ नहीं। जी बिल्कुल, आपने इस कहावत को भी सच बताया कि जल ही जीवन है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने किन तरीकों का इस्तेमाल किया जिससे लोग जागरूक हो सके और अपने लोगों को पानी का महत्व कैसे समझाया? जब हम बाल्टी में टूटी खोलते हैं, बाल्टी भरने पे पानी ओवरफ्लो के नाली में बहता रहता है। यदि हम टूटी बंद करते हैं तो पानी नाली में नहीं बहेगा। तो जो पानी नाली में बह गया वो हमने बर्बाद कर दिया।
इसी तरह से कूलर में पानी भरते हुए हमारी माताएं बहनें पाइप लगाएंगी, टूटी खोलेंगी और वो दूसरे काम में लग जाएंगी। कूलर कब भर गया पता ही नहीं लगता। कूलर में लगभग 15-20 लीटर पानी चाहिए, लेकिन वो बैग जाता है 150 लीटर भी। तो ऐसा ना करें। कूलर में एक गुब्बारा यदि हम लगा लें तो पानी अपने आप बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से लोगों की टंकी भरने के बाद बहुत ओवरफ्लो होती है। 100-125 रुपये की बिजली की घंटी आती है। जब उसको फिट कर दें तो टंकी भरने से पहले ही वो अपने आप आवाज़ देगी कि सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर दें। अब इतने छोटे छोटे से उपाय हैं, यदि हम सब लोग इसे अपनाएं तो पानी की बहुत बचत हो। जी रमेश जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 12 साल से आप विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं और लोगों को जल का महत्व भी समझा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, लोग आपकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं? लोग समझ रहे हैं कि हाँ, जल ही जीवन है और जल को बचाना चाहिए? मैं 12 साल से लोगों को यही बात समझाने लगा हूँ। प्रत्यक्ष रूप से लगभग 4-5 लाख लोगों को मैंने ऐसा संदेश दिया है। टीवी, दूरदर्शन, रेडियो स्टेशन, समाचार पत्रों के माध्यम से जो संदेश हुआ है, अब तक पूरे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों तक मैं ये संदेश भिजवा चुका हूँ, दे चुका हूँ कि पानी अमूल्य है, वह किसी मिल या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। यदि हम उसे यूँ ही बर्बाद करते रहे तो आने वाली पीढ़ी को पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। जो पानी की बोतल 15-20 रुपये में बाज़ार में 1 लीटर की मिलती है, वो 500, 1000 या 5000 में भी शायद ना मिले, ऐसी स्थिति हो सकती है। 2015 में मुझे श्रीलंका जाने का अवसर मिला। मैं हैरान रह गया कि श्रीलंका में उस समय पानी की बोतल की कीमत 220 रुपये श्रीलंकन रुपीज में थी। भारत का वो 100 रुपया बनता था, यानी भारत में तो वो 15 रुपये में थी और श्रीलंका जो पानी के बीच में है वहाँ 100 रुपये की। तो देखिए कैसी स्थिति है कि पानी कम होता जा रहा है और हम बर्बाद ज़्यादा करते रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ पानी की खपत बढ़ रही है। आधुनिकता और विकास के नाम पर पानी की खपत बढ़ रही है, जबकि पानी को हम सही जी, यहाँ पानी को बचाना बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे आप ऐसे राज्य से आते हैं रमेश जी, जहाँ पहले भी कभी किसी ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया है। आप अपने राज्य से अकेले हैं जिन्होंने इसके बारे में टिप्पणी दी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो आप राज्य से अकेले हैं और आप लगातार बता रहे हैं कि जल ही जीवन है और पानी को बचत करनी चाहिए? एक अभी इसी सप्ताह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मुझे वाटर हीरो पुरस्कार दिया गया है। मैं गर्व करता हूँ इस बात पर कि पूरे हरियाणा में मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो इस योग्य समझा गया। और इसका अर्थ ये भी है कि मेरा दायित्व और अधिक बढ़ गया कि मैं और अधिक काम करूं, अधिक लोगों को समझाऊं, अधिक प्रयास करूं कि लोग पानी को बर्बाद ना करें। हरियाणा में पानी की बहुत कमी नहीं रही, क्योंकि पंजाब का एक भाग था जहां नदियां थी, लेकिन धीरे धीरे जो स्थिति बनती जा रही है उसमें पानी की कमी बढ़ती जा रही है। होता ये है कि तापमान और प्रदूषण बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण या तो अतिवर्षा होती है या बहुत कम वर्षा होती है। जब अतिवर्षा होती है हम उसको सहेज नहीं रहे, उस वर्षा जल को सहेजने के बजाय वो बाढ़ का रूप धारण करता हुआ विनाश करता हुआ आगे चला जाता है। जी,
रमेश जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से आपको क्या कोई सहायता मिली या आपने अकेले ही इस पद पर अग्रसर किया? क्या अन्य लोगों को जो हरियाणा के हैं या हरियाणा से बाहर है इसमें आपका साथ देते हैं, आपकी मदद करते हैं? सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई सहयोग न मिलने के बाद भी मेरा एक मानना है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो प्रभु कृपा है, हमें खर्चा मिल रहा है तो उसी में से यदि हम कुछ अपने पास से खर्च देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और उससे जो खुशी मिलती है वो किसी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। तो ये काम जो हम करते हैं जन सेवा के नाम पर, उससे बहुत खुशी मिलती है और वो मोल नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल, ये खुशी की बात भी है रमेश जी। इसके साथ ही आपसे रमेश जी ये भी जानना चाहेंगे कि देश भर से 60 अन्य लोग वाटर हीरो पुरस्कार विजेता है, आप हरियाणा से अकेले वाटर हीरो बने हैं, आपको कैसा लग रहा है? ऐसे कौन सी खुशियां और आपको सामने आ रही हैं और आपको अब कैसा फील हो रहा है कि हरियाणा से पहले आप विजेता है जो वाटर हीरो का आपने हासिल किया है? देश में काम करने वाले जो लोग हैं उनमें से लगभग 60 लोगों को जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरो के रूप में चुना। मेरा नाम उनमें से एक है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये और भी बड़ी बात है, खुशी देती है कि पूरे हरियाणा में करोड़ों की आबादी में केवल मैं रमेश गोयल ही वाटर हीरो के लिए चुना गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी देती है, बहुत प्रेरणा दे रही है, और अधिक काम करने के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए इतना बहुत होता है। सम्मान का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पद मिल रहा, बल्कि वो एक लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, हमारा दायित्व बढ़ा रहा है, हमें प्रोत्साहित कर रहा है और अधिक काम करने के लिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। जी बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हरियाणा के एक वाटर हीरो 60 लोगों में से एक चुना गया है। उसके साथ ही हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हरियाणा में लगातार धान की खेती बढ़ रही है रमेश जी। उसके साथ ही जबकि सरकार धान की खेती को कम करने का हर संभव प्रयास कर रही है क्योंकि धान की खेती में खासा पानी की खपत हो जाती है और हम चावल के तौर पर अपनी पानी विदेशों को निर्यात कर रहे हैं। और क्या आपने इस दिशा में किसानों को भी समझाने की कोशिश की है? करीब 1 किलो चावल में 8000 लीटर पानी की खपत हो जाती है और हरियाणा में करीब 2 लाख हेक्टेयर में चावल की खेती हो रही है। तो क्या आपने किसानों को ये समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर खेती को, धान की खेती को थोड़ा सा रोकें क्योंकि कंटिन्यूसली पानी की काफ़ी ज़्यादा उपयोग आ रहा है यहाँ पर? हरियाणा में अकेला व्यक्ति इस योग्य माना गया हूँ। साथियों, पानी की बात करते हुए भूजल की बात हम जरूर करते हैं। पहले भी मैंने कहा है कि जब कम वर्षा होती है तो भूजल दोहन बहुत होता है। इसके साथ साथ कुछ खेती ऐसी है जिसमें पानी की बहुत खपत होती है, जिसमें धान एक प्रमुख खेती है। धान यानी चावल, जो कि हमारा प्रमुख खाद्य पदार्थ है। पूरे देश में अधिकांश लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका दैनिक खाना मुख्य रूप में चावल है। खासतौर पे जो समुद्र के किनारे के लोग हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ मछली और चावल उनका मुख्य भोज्य पदार्थ है। हरियाणा में करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ धान की खेती होती है। धान को बहुत पानी चाहिए, लगभग 8000 लीटर पानी 1 किलो चावल में खपत होता है। ऐसे में सरकार ये प्रयास कर रही है कि चावल की खेती कम से कम हो ताकि जल बचत हो सके। अब जो चावल पैदा होता है उसमें केवल बरसात के पानी से काम नहीं चलता, इसलिए ट्यूबवेल से के माध्यम से भूजल दोहन होता है। और सरकार ये चाहती है कि भूजल दोहन बंद हो
इसलिए धान की बजाय कोई और फसल लगाई जाए, उसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार सब्सिडी भी दे रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है। लेकिन मेरा एक अलग से मानना है कि धान की खेती बदलने की बजाय यदि हम उसे नई तकनीक से उगाना शुरू कर दें तो पानी की बचत भी हो जाएगी और धान की खेती भी हो जाएगी। मशीन के द्वारा चावल की रुपाई की जाती है धान की, और उसमें पानी की बहुत बचत होती है। तो ऐसी स्थिति में धान यानी चावल की का उत्पादन भी रह सकता है, जबकि दूसरे जो दलहन तिलहन की तरफ सरकार बढ़ा रही है वो भी अच्छी बात है, जरूरी है, जो लोग करना चाहें उसमें भी अच्छी बात है। लेकिन यदि हम पूरी तरह से चावल का उत्पादन बंद कर दें तो एक दिन भोज्य पदार्थ की, जो कि मुख्य खाद्य पदार्थ है, उसकी कमी हो जाएगी और एक नई समस्या आ जाएगी। तो हम एक समस्या को हल करते हुए दूसरी समस्या पैदा ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो मेरा ये मानना है एकदम क्लियर से, और मैं बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पहले भी अपील करता रहा हूँ किसान भाइयों से कि वो क्या ध्यान रखें। एक तो ये कि चावल की जो बुआई है वो मशीन से, जो नई तकनीक है उससे करें। नंबर 2, पानी उसमें उतना ही छोड़ें जितना जरूरी हो। आमतौर पर हमारे किसान भाई ट्यूबवेल चलाकर जाकर सो जाते हैं और वो पानी जो भूजल है उसका दोहन होता रहता है, और वो इतना ज्यादा, यानी मान लो 1 फुट पानी चाहिए और वो 1.5 फुट हो गया तो वो 6 इंच पानी पूरे एरिया में, यानी लाखों लीटर कई बार ऐसी स्थिति होती है, वो पानी बेकार होता है। तो ऐसा वो ना करें और ये ध्यान रखें। इसके पीछे एक और कारण भी है, उसके लिए भी मैंने सरकार को लिखा कि जो बिजली मुफ्त में मिलती है ट्यूबवेल पे, वो भी पानी की बर्बादी का एक बड़ा कारण है, क्योंकि बिल तो आना नहीं है, वरना ध्यान रखता है आदमी कि मैं मोटर बंद कर दूं, और वो मोटर चलती है, बिजली जलती है, बिजली की कमी उसके कारण से कई बार होती है कि बहुत मोटरें चलती हैं, खास तौर पे जब खेतों में पानी की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि चाहे थोड़ा खर्चा उस पर ले, प्रति यूनिट उसको सब्सिडाइज्ड रेट पे दे, लेकिन चार्ज जरूर करे, मुफ्त में बिल्कुल ना दे। क्योंकि हमें एक मानसिकता है जनमानस की कि जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। 2010 में मैंने जो बिन पानी सब सून पुस्तक लिखी थी, उसमें ये मांग की थी कि सरकार पानी के मीटर लगाए और लोगों से चार्ज करे। 2012 में केंद्र सरकार ने नई जल नीति बनाई और उसमें ये तय किया कि राज्य सरकारें पानी पे शुल्क लगाए। पहले शहरों में मीटर लगाए गए, फिर गाँव में भी लगाए गए। हालांकि गाँवों में पानी बर्बादी के और भी कारण है, बिना टूटी पाइप नल चलता रहता है। सरकार की ये जो योजना है हर घर नल हर घर जल, इसका भी दुरुपयोग हो रहा है। वो नल जो घरों में लगाए गए हैं उसका वो इस प्रकार दुरुपयोग करते हैं कि उसके आगे की टूटी नहीं लगाते, तो वो पानी बहता रहता है। तो इस तरह से भी पानी की बर्बादी होती है। कुल मिलाकर के जो मेरा विषय इस समय था धान की खेती का, तो इस बारे में किसान भाइयों से मेरी अपील है कि वो धान की खेती करें, लेकिन कम पानी में कैसे हो सकती है उस तकनीक का ध्यान करके करें। तो जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं, गेहूं में भी 1400 लीटर के करीब 1 किलो में पानी खर्च होता है। इसी तरह से और जो सब चीज़ें हैं उनमें बहुत पानी खर्च होता है। ये बड़ा विस्तृत विषय है। तो मेरा निवेदन है कि इस बात का ध्यान रखें, और जो खेती धान की बजाय दूसरी तरफ ले जा रहे हैं वो स्वेच्छा से ले जाना कहें तो अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन यदि नहीं ले जाना चाह रहे तो वो इस बात को
बड़ी गंभीरता से लें कि नई तकनीक के साथ कम से कम पानी के उपयोग के साथ धान की खेती करें। मित्रों, मैं समय समय पर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। हम चर्चा करेंगे कैसे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की बर्बादी होती है, खेत खलिहान में पानी की बर्बादी होती है, और उसके क्या हम उपाय, जन साधारण क्या कर सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए, अधिकारियों को क्या करना चाहिए, और जब सब मिलकर यदि प्रयास करें तो कोई कारण नहीं कि आने वाली पीढ़ी को पानी की कमी हो। मैं समझता हूँ आप इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान देंगे और निश्चित रूप से जल बर्बाद नहीं करेंगे, इस बात का संकल्प करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, यहाँ पे पानी की जिस हिसाब से खपत हो रही है उसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हरियाणा में जिस हिसाब से धान की खेती होती है बहुत ज़्यादा पानी लगता है उसमें, और हालांकि जिस हिसाब से इन्होंने भी बताया, और धान की खेती होती तो है लेकिन भारत 70% धान अपना एक्सपोर्ट करता है, चावल एक्सपोर्ट करता है। तो वहाँ पर हमें अपनी धान की अपनी जो खेती करते हैं और अपना जो हमारी ज़मीन है वो वहाँ पर सूखा पड़ता जा रहा है ज़मीनों पर, हरियाणा की ज़मीनों पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे टेक्निक लेकर आए और उस तरफ भी स्विच करें जहाँ पर फसलों के अंदर पानी की कम आवश्यकता हो और धान खेती भी करनी है। तो यहाँ पर धान की खेती ऐसी टेक्निक्स के साथ करें जहाँ पर पानी की कम से कम खपत हो और ज़मीन भी अच्छी रही, और आने वाले टाइम में पानी वेस्ट ना हो, और आने वाले टाइम में पानी सही रहे, पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश गोयल जी, आप हमारे से जुड़े और तमाम चीज़ें आपने बताई, और जिस हिसाब से आप हरियाणा के वाटर हीरो बने उसकी कहानी भी बताई। अभी के लिए बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।